कल हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक बार बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था व्हाट इज अ टैक्स। ठीक है, तो टैक्स क्या है? मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी लेवी है। और दूसरा क्या पॉइंट था उसमें? वो तो है डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन क्या है? Payment by an individual or a owner of property to support the government. एक चीज मिसिंग है फिर भी। एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब कोई भी लीगल स्टेट्यूट होना चाहिए जिससे वो लेवी हो रही है। ठीक है, तो टैक्स क्या है? टैक्स सिंपल लैंग्वेज में कंपलसरी लेवी है विच इज एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब किसी लॉ के तहत वो लगाई जा रही है। ठीक है, फिर हमने देखा दो तरह की टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पे लेवी हो रहा है उसी को पे करना है, बर्डन उसका शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो उसका बर्डन दूसरे पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, जिस पे लेवी होता है वो उसका बर्डन दूसरे पे शिफ्ट करके पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, तो ये हमने बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन का बिल नंबर कौन सा था? बिल 122। ठीक है, 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2016। ठीक है, हाँ? बिल बिल 2014, हाँ 2014 बिल था 2014 का। ठीक है, अब फिर जब एक्ट बना तो कौन सा नंबर का एक्ट बना? 101, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, तो ये कहानी दी हुई है इसमें। एक चीज बस ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पहले जब 1 जुलाई 2017 से आया था तब जम्मू कश्मीर में नहीं था ये एप्लीकेबल। जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई 2017 से। ठीक है, वहाँ को मतलब स्पेशल आपसे बात करें। हाँ, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था। ठीक है, 2017 में जब ये जीएसटी आया तब एक अलग स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो कोई भी लॉ जो इंडिया का था वो जम्मू कश्मीर में तब एप्लीकेबल नहीं होता था जब तक वो जम्मू कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेचर उसको अलग से पास ना कर दे। मतलब सेंटर का कोई भी लॉ जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था अनलेस एंड अनटिल वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो जाए। तो स्टेट लेजिस्लेचर जब सब पास हो गया तब जाके वहां पे इम्प्लीमेंट हो पाया। ठीक है, अब तो डायरेक्टली हर चीज जो भी इंडिया में पास होती है वो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट पैरा में लिखा है फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन 1954। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि पहली कंट्री कौन सी थी जिसमें जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। जीएसटी और वैट, कुछ कंट्रीज में इसको वैट बोलते हैं, जैसे यूएई में आप जाओगे दुबई में तो वैट बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, तो दैट इज सेम, जीएसटी ही है वो। तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री। मोर देन 160 कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड जीएसटी इन सम फॉर्म और द अदर। ठीक है, 160 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, अब most of the countries follow unified GST, that is a single tax applicable throughout the country. However, in federal polities like Brazil and Canada, a dual GST system is prevalent. Under dual system, GST is levied by both the federal and the state governments. India has adopted dual GST model because of its unique federal nature. ठीक है, हाँ कुछ कंट्रीज में एक ही जीएसटी लगता है। उसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं? ब्राजील और सॉरी, कुछ कंट्रीज में सिंगल जीएसटी लगता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो यूनिफाइड जीएसटी,
बट कुछ कंट्रीज में जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है वहां पे डबल जीएसटी डुअल जीएसटी लगता है। उसके एग्जांपल दिए ब्राजील और कनाडा। ठीक है, तो उनसे ही इंस्पायर होके, ठीक है, हम क्या करते हैं फॉरेन कंट्री से लॉ चुराते हैं, जैसा उनने बनाया वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका। ठीक है, तो उसको अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंस्पायर। हमारा लॉ क्या है, वहां से इंस्पायर्ड है। ठीक है, कहाँ से, कनाडा से। डुअल जीएसटी मॉडल कहाँ पे प्रेवलेंट था, कनाडा में। तो वहां से हमने इंस्पिरेशन लेके अपना जीएसटी मॉडल यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो इसमें बस ये फ्रांस वाला ये इम्पोर्टेंट था। ये एमसीक्यू में आ चुका है, तो ये एक ध्यान दे देना बस। ये भी पूछ सकते हैं, क्या, ये भी पूछ सकते हैं किसी और मामलों में। हाँ 1954। हम्म। ये फिर हमने कल पढ़ा था कितने एक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी में हमने पढ़ा था सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। एसजीएसटी, स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग था, एसजीएसटी एक्ट 2017। आईजीएसटी एक्ट 2017, फिर यूजीएसटी एक्ट 2017, फिर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, सेस लगता था जिससे। और एक लास्ट था कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इतने एक्ट जीएसटी में थे। उन सबके रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस लॉज, ये सब बना के क्या बनते थे, जीएसटी लॉ। ठीक है, अब जीएसटी का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं हम, ओवरव्यू, फिर उसकी डिटेलिंग करेंगे एक एक चीज की। ठीक है, पहले जीएसटी किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे इसके बेनिफिट्स और इसका नीड देखेंगे। ठीक है, सपोज ए ने कोई गुड्स बनाए 100 रुपए के, ए इज द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसने 100 रुपए के गुड्स बनाए। सपोज ये गुड्स थे मोबाइल फोन। ठीक है, एक मोबाइल फोन बनाया जिसकी कीमत थी 100 रुपए। ठीक है, इस पे जीएसटी लगा 18%। तो 100 रुपए पे 18% हो गया, ठीक, 18 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 118। ठीक है, अब ये ए ने बेचा बी को। बी है डिस्ट्रीब्यूटर, या बी है हाँ चलो डिस्ट्रीब्यूटर। बी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो बी को कितने का पड़ा ये, 118 का पड़ा, अभी समझ लो। ठीक है, बी को अब 118 में मिला, तो 118 में तो बेचेगा नहीं, प्रॉफिट भी जोड़ेगा। तो बी ने इसमें प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपए। बी ने प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपए। ठीक है, अब ये जो 18 रुपए है, ध्यान समझना, ये जो 18 रुपए जीएसटी लगा है, ये 18 रुपए बी के लिए इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। ए के लिए इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। इनपुट और आउटपुट, जो मैं बेच रहा हूं वो क्या है, आउटपुट, और जो मैं खरीद रहा हूं वो क्या है, इनपुट। ठीक है, जो खरीदने पे टैक्स लग रहा है, जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं खरीदने पे, उसको बोल रहा हूं मैं इनपुट टैक्स। और जो बेचने पे टैक्स लगा रहा हूं उसको क्या बोल रहा हूं, आउटपुट टैक्स। ये नए टैक्सेस नहीं है, ये जीएसटी को ही हम नेचर के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं कि अगर खरीदने पे जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, इनपुट टैक्स। और बेचने पे अगर जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, आउटपुट टैक्स। दो तरह के टैक्स हो गए, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। खरीदने पे जो पे किया इनपुट टैक्स, बेचने पे जो पे किया दैट इज आउटपुट टैक्स। इतना क्लियर है। अब ये जो 18 रुपए है, इस 18 रुपए का क्रेडिट, इस 18 रुपए का क्रेडिट बी को मिल जाता है। वो क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। तो
एक ने जो सामान बेचा था बी को 118 रुपए का, बी को वो 100 रुपए का ही पड़ा, 18 रुपए का उसको क्रेडिट मिल गया, बेनिफिट मिल गया। ठीक है, इस पे उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 20 रुपए। तो टोटल अब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो गई, 120 रुपए। अब इस पे वो जीएसटी लगाएगा 18%। तो 120 रुपए का 18% लगाएगा, विच इज 21.60। तो ये टोटल अब उसका वैल्यू हो गई, टोटल वैल्यू जो टोटल सेल्स हो गई वो हो गई 141.60। ठीक है, अब बी क्या करेगा, सी से कितने पैसे वसूलेगा, 141.60। ये जो 21.60 रुपीज जीएसटी लगाया है बी ने, इसमें 18 रुपए वो ऑलरेडी ए को पे कर चुका है। ठीक है, ये 18 रुपए को हम बोल रहे हैं इनपुट टैक्स, और 21 रुपए 60 पैसे को क्या बोल रहे हैं, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है, 21.60। इनपुट टैक्स कितना है, 18 रुपए। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 3.60 रुपीज आया। ये जीएसटी लाइबिलिटी हो गई बी की, कि उसको गवर्नमेंट को पे करना है, पे टू गवर्नमेंट। ए कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, 18 रुपए। अभी हमने अज्यूम किया कि ए की कोई भी इनपुट नहीं थी, तो ए गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 18 रुपए। तो गवर्नमेंट के पास तो टोटल कितना रुपए पहुंच गया, 18 रुपए प्लस 3.6 जो यहाँ बी ने दिया, टोटल कितना रुपए पहुंच गया, 21 रुपए 60 पैसे। सी क्योंकि कस्टमर है, उसको आगे कहीं भी नहीं देना है, ये डिटेलर समझ लो। सी कस्टमर है, उसको आगे कहीं पे भी नहीं बेचना है माल, तो उसकी कॉस्ट हो गई 141.60। ठीक है, तो 100 रुपए का जो माल था वो पहले उस पे जीएसटी लगा 18%, 118 हुआ। 118 रुपए का जब बी को मिला तो उसने उसको ब्रेक किया, बोला ये 18 का तो बेनिफिट मुझे आगे मिल जाएगा, तो दिस इज एन असेट, क्योंकि इसका बेनिफिट आगे मैं डिराइव करूंगा। तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई, 100 रुपए। उस पे मैंने प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपए, कितना हो गया, 120। 120 पे 18% जीएसटी लोड किया, 21.60, तो 141.60 हो गया। ये 21 रुपए 60 पैसे जो मुझे सरकार को देने थे, इसमें मैं 18 रुपए ऑलरेडी ए को दे चुका हूं, जो सरकार को दे चुका है। तो मुझे अब सरकार को कितना देना है, 3.60। पूरा जीएसटी जो अपन पढ़ेंगे उसका क्रक्स यही है, सिर्फ यही। इसी को अपन हर एक पॉइंट को, अब सेल्स को पहले आउटपुट टैक्स कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, इनपुट टैक्स कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, उसमें कंडीशंस क्या है, आउटपुट टैक्स की कंडीशंस क्या है, पेमेंट कैसे होगा, रिटर्न्स कैसे भरेंगी। तो इसी चीज को हम पूरे जीएसटी में समझेंगे। लेकिन क्रक्स यही है कि अगर दो तीन लोग हैं चेन में, तो ए जब बी को बेचेगा तो ए के लिए वो आउटपुट टैक्स हो गया, बी के लिए इनपुट टैक्स हो गया। बी जब सी को बेचेगा तो बी के लिए आउटपुट टैक्स हो गया। तो ये आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स को सब बेसिकली सेट ऑफ करके जो भी लायबिलिटी बचेगी वो बी को पे करनी पड़ेगी, बी को गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। ये जो 3 रुपए 60 पैसे है, ये कौन पे कर रहा है, बी इज पेइंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये ओवरव्यू है। ठीक है, तो बी का जो 3 रुपए 60 पैसे आया वो कैसे आया, एक बार और दूसरे तरीके से समझते हैं। बी ने वैल्यू एडिशन कितना किया, बी ने प्रॉफिट कितना जोड़ा अपना, 20 रुपए। और 20 रुपए का आप 18% करो, 3.6। तो बी ने कितना पे किया, 3.60। तो जीएसटी जो है दैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको दूसरे कंट्रीज में बुलाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। बिकॉज जितना वैल्यू हर पर्सन ऐड कर रहा है उतने पे टैक्स वो पर्सन गवर्नमेंट को दे रहा है। ए ने पूरी 100 रुपीज की वैल्यू ऐड करके दी तो उतने पे टैक्स दे दिया, बी ने 20 रुपए की वैल्यू ऐड की तो 20 रुपए टैक्स दे दिया। ठीक है, तो जो पर्सन जितना वैल्यू ऐड करेगा उस पे टैक्स वो उतना गवर्नमेंट को पे करेगा।
तो पहला लाइन यही है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन सप्लाई। ये पूरा चैप्टर ये अपना सप्लाई का नेक्स्ट चैप्टर। तो एक कोई भी टैक्स होता है उसका लेवी का एक पॉइंट होता है कि किस चीज पे वो लगेगा। जैसे इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे, तो इनकम होनी चाहिए। उसका चार्जिंग पॉइंट क्या है, इनकम, चार्जिंग सेक्शन होता है ना। तो इनकम टैक्स में हर एक उसका देखोगे आप, हाउस प्रॉपर्टी का अलग चार्जिंग सेक्शन है, पीजीबीपी का अलग चार्जिंग सेक्शन है। तो चार्जिंग सेक्शन बताता है किस पे लेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस पे लेंगे, कैपिटल गेन पे लेंगे, अदर सोर्सेज की इनकम पे लेंगे। तो चार्जिंग सेक्शन बताता है किस पे लेंगे टैक्स। तो वैसे ही यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट है वो है सप्लाई। एक्साइज ड्यूटी था, उस पे चार्जिंग पॉइंट था मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग होगा, उत्पादन होगा, तब टैक्स लगेगा। वैट में चार्जिंग पॉइंट था सेल, जब सेल होगा तब टैक्स लेंगे। सर्विस टैक्स में चार्जिंग पॉइंट था सर्विस दी, तब हम आपसे टैक्स लेंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स में चार्जिंग पॉइंट था कि जब आपने टिकट बेची, वो जो मूवी की टिकट थी, तब हम आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हर चीज का एक चार्जिंग पॉइंट होता है। तो जीएसटी में चार्जिंग पॉइंट क्या है, सप्लाई। जब ये सप्लाई हुई तो हम जीएसटी लेंगे। अगर जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आती तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। तो इट इज लेवीड ऑन सप्लाई, दैट इज मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो सप्लाई पे लगता है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। GST offers comprehensive and continuous chain of tax credits from the producer's point, service provider's point, up to the retailer's level, consumer level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain. ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें ये जो खास बात है इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की, इससे क्या होता है, जितना मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उतने में ही मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। सपोज ये सिस्टम नहीं होता, यहाँ 118 का इसको पड़ता, ठीक है, 118 का पड़ता, 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ता, 18% जीएसटी लगाता, टोटल 162.84 हो जाता। तो जो चीज कस्टमर को पहले 141 रुपए की मिल रही थी, अब वो कितने की मिलेगी, 162 की। अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं करूंगा तो चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर स्टेज पे 18% ऐड होता जाएगा। अगर 10 लोग हैं चेन में, मैन्युफैक्चरर है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, फिर एजेंट है, फिर कस्टमर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं चेन में। तो हर बार 18% जुड़ता जाएगा, तो वो तो दुगना हो जाएगा प्राइस। समझ रहे हो, इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। जीएसटी इज डायरेक्टली लिंक टू इन्फ्लेशन। जीएसटी बढ़ाया आपने और इन्फ्लेशन बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस पे जो चेंज आया, दैट इज इन्फ्लेशन। तो अगर जीएसटी में चेंज आया तो इनके प्राइसेस में भी चेंज आया, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि जितना मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ सिर्फ उसी पे टैक्स लगे। तो सेकेंड पॉइंट है, देयर इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। ठीक है, जीएसटी की खास बात और क्या है कि बर्डन किसके ऊपर जाता है, फाइनली कंज्यूमर पे। सारा टैक्स किसने भरा है, कस्टमर ने। 141.6 रुपीज किसके जेब से निकले हैं, कस्टमर से। ठीक है, तो the supplier at each stage is permitted to avail credit of GST paid on purchase of goods and services and can set off this credit against the GST payable on supply of goods and services to be made by him. Thus, only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain, with set off benefits at all the previous stages. Since only the value-added tax at each stage is taxed under GST, there is no tax on tax or cascading of taxes under GST system. कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, ये टेक्निकल टर्म है, मतलब टेक्निकल इन द सेंस नई टर्म है, इसको आपको याद रखना है। कास्केडिंग ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स लगा देना। दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। अगर मैं सपोज इनपुट नहीं देता तो 118 रुपए पे टैक्स लगता, 118 प्लस 20, 138 रुपए पे यहाँ टैक्स लगा है। तो 138 पे जब मैंने टैक्स लगाया तो 138 कैसे आया, 100 रुपए मोबाइल के, 18 रुपए का ये जीएसटी था और 20 रुपए का प्रॉफिट था।
तो ये जो 18 है इस पे फिर से टैक्स लग गया ना, 138 पे जब टैक्स लगा मतलब 3 जीरो पे टैक्स लगा, 100 पे, 18 पे और 20 पे। तो 18 पे तो 2 बार टैक्स लग गया। तो टैक्स पे टैक्स लगना इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट जीएसटी में नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया है, मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बनाया जिसमें 18% जीएसटी है, 18,000। इसने, इसके पास कुछ भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था, तो कितना पैसा इसने सरकार को दे दिया? पूरा 18,000। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट कितनी आई? 1 लाख। क्यों 18,000 कहाँ गया? असेट में गया, क्योंकि वो तो इनपुट मिल गया। अब उसने 11,200 का प्रॉफिट कमाया, तो उसकी सेल प्राइस कितनी हो गई? 1,11,200। इस पे 18% लगाया, 20,016 हो गया। टोटल कितना पैसा वसूल रहा है वो ग्राहक से? टोटल कितना पैसा वसूल रहा है ग्राहक से? कैलकुलेटर हो तो उससे कैलकुलेट कर लो, नहीं तो ऐसे तो। टोटल डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर से कितना पैसा वसूला? 1,31,216। 1,11,200 तो सेल प्राइस थी, प्लस जीएसटी भी वसूला 20,016। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 1,31,216। तो इतना पैसा उसने रिटेलर से वसूल लिया। अब सरकार को कितना पैसा देगा डिस्ट्रीब्यूटर? डिस्ट्रीब्यूटर सरकार को कितना पैसा देगा? 20,016 तो उसने कस्टमर से वसूल लिया, 2016। ठीक, तो 20,016 में से 18,000 रुपए तो उसने मैन्युफैक्चरर को दे चुका है, उसका बेनिफिट ले लेगा। तो बाकी कितना लायबिलिटी बची उसकी? 2016। ठीक है, अब रिटेलर की कॉस्ट हो गई 1,11,200, क्योंकि जीएसटी तो इनपुट में चला गया। उसमें उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 24,640। सेल प्राइस आ गई 1,35,840। उस पे जीएसटी 18% लोड किया, विच इज 24,451.20, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको 20,016 का मिल गया। तो इसको माइनस कर दोगे तो सरकार को उसने 4,435.20 दे दिया। अब कस्टमर को अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी पड़ी? तो 135,850 प्लस 24,451.20, विच इज 16,029.20। तो 1,60,291, 16,0291.20 इतना कस्टमर ने अपनी जेब से दिया। इस पैसे में शामिल है कितना टैक्स? 24,451, 24,451। और 24,451 गवर्नमेंट को कैसे कैसे मिला? तो ऐड करो, 18,000 रुपए ए ने दिया, मतलब मैन्युफैक्चरर ने दिया। 2016 2016 डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया। 4,435.20 रिटेलर ने दिया। तो सरकार के पास कितना पैसा पहुंच गया? 24,451। लेकिन क्या ये पैसा एयर मैन्युफैक्चरर ने किया? उसने तो डिस्ट्रीब्यूटर से वसूल लिया। क्या डिस्ट्रीब्यूटर ने किया? उसने रिटेलर से वसूल लिया। क्या रिटेलर ने किया? उसने कस्टमर से वसूल लिया। क्या कस्टमर ने किया? हाँ, तो फाइनली बर्डन किस पे चला गया? कस्टमर पे। और सरकार को थोड़ा 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 करके हर किसी से पैसा मिल गया। जो जितनी वैल्यू ऐड करता गया उतने पे टैक्स सरकार को देता गया। तो मल्टी स्टेज टैक्स लग रहा है इसमें, मल्टीपल पॉइंट्स पे टैक्स लग रहा है। मैन्युफैक्चरर ने जितना वैल्यू ऐड किया उससे उतना टैक्स ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने जितना वैल्यू ऐड किया उससे उतना टैक्स ले लिया, रिटेलर ने जितना वैल्यू ऐड किया उस पर उतना टैक्स ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू एडेड टैक्स था। हर वैल्यू जितना जितना जो ऐड करेगा उस पर उतना टैक्स लगेगा। तो कुछ अब टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है जीएसटी से रिलेटेड इस तरह का कि व्हाट वाज द नीड ऑफ जीएसटी, पहला। दूसरा, जीएसटी के बेसिक फीचर्स बताओ।
व्हाट इज जीएसटी, ठीक है, या बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। चार क्वेश्चन। पहला पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि जीएसटी, व्हाट वाज द नीड ऑफ जीएसटी। दूसरा, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। ये क्वेश्चंस अगर आते हैं आपको तो सबका एक ही आंसर लिखना है अपन को, बट आंसर लिखते समय टर्म सेम रहेंगे, बस थोड़ा घुमा फिरा के लिखना है, ठीक है। तो पहला जो रीजन है, जीएसटी क्या है या क्यों है, तो जीएसटी में सबसे पहले लिखना है, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन सप्लाई। जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन सप्लाई, ठीक है। दूसरा हमको लिखना है, इन जीएसटी देयर इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो तीन चार पॉइंट लिख लो कॉपी में ताकि याद रहेंगे। पहला पहला पॉइंट लिखना, जीएसटी is a value added tax, GST is a value added tax दूसरा पॉइंट, जीएसटी is levied on supply, जीएसटी is levied on supply of goods or services or both, GST is levied on supply of goods or services or both. Number 3, GST has seamless GST has seamless, SEAMLESS, seamless flow of input tax credit. Seamless flow of input tax credit. Seamless मतलब क्या? लेस मतलब क्या होता है? लेस मतलब क्या? कम कर देना। हाँ, कम। जैसे स्लीवलेस बोला तो मतलब स्लीव्स नहीं है ना? तो सीमलेस, सीम का मतलब क्या होगा फिर? सीम नहीं है, सीम, SEAM, SEAM, सीमलेस, तभी स्पेलिंग बोला मैंने। सीमलेस मतलब बिना किसी रुकावट के, ठीक है, बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, देयर इज नो हर्डल्स, ठीक है। तो ये मतलब टर्मिनोलॉजी बुक में यूज हुई हैं, तो ये कीवर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, कीवर्ड्स आने चाहिए, तो ये कीवर्ड्स है जो आप अपने आंसर में कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, there is no cascading of taxes, there is no cascading of taxes, हाँ। तो ये ना लिख के कि टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, हमको क्या वर्ड यूज करना है? कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, फिफ्थ पॉइंट, द बर्डन of GST is borne by final consumer. The burden of GST is borne by final consumer. Consumer, final consumer, ये customer. Burden of taxes is borne by final consumer.
अब इसी के आगे लिखते जाओ नेक्स्ट पॉइंट। जीएसटी हैज एलिमिनेटेड डबल टैक्सेशन on certain transactions GST has eliminated double taxation on certain transactions considered as goods as well as services. GST has eliminated double taxation on certain transactions considered as goods as well as services. तो क्या होता था, जैसे कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं मैं घर का, तो सरकार बोलती थी गुड्स है अगर तो उस पे वैट लगेगा पहले, सर्विसेज है तो सर्विस टैक्स लगेगा। तो वैट वाले जो अफसर थे वो बोलते थे कि नहीं आपने लोहा गिट्टी सीमेंट रेता ये सब सप्लाई की है घर बनाने में, तो इस पे हम वैट लगाएंगे कि गुड्स है, गुड्स सप्लाई कर रहे हो। सर्विस टैक्स वाले बोलते थे नहीं ये तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, आप सर्विसेज दे रहे हो तो इस पे हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। तो सेम ट्रांजैक्शन पे दो टैक्स लगते थे, सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट भी लगता था। तो अब जीएसटी आने से दोनों चीज पे सिर्फ जीएसटी लगना है, तो अब ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट is available for both goods as well as services and also both central taxes and state taxes। ठीक है, अब इस चीज को समझना थोड़ा। वैट कौन कलेक्ट करता था? कल हमने देखा था लिस्ट। वैट कौन कलेक्ट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? एक लिस्ट देखी थी कल। तो वैट जो था वो कलेक्ट करता था स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब मैं गुड्स खरीद के लाया मैन्युफैक्चरर से, तो उसमें दोनों टैक्स लगे थे, एक्साइज ड्यूटी भी और वैट भी। जीएसटी के पहले की बात कर रहे हैं अपन हम, हाँ। तो जब मैं गुड्स को बेचने जाता था तो उस पे क्या लगता था? वैट। जब मैं खरीद के लाया तो दो टैक्सेस लगे, कौन कौन से? एक्साइज ड्यूटी और वैट। जब बेचने गया तो क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किए गुड्स, तो मुझ पे एक्साइज ड्यूटी लग नहीं सकती, तो मैं तो सिर्फ बेच रहा हूं, तो मुझ पे क्या लगेगा? सिर्फ वैट। तो जब बेचने गया वैट लगाया, अब सरकार से मैंने इनपुट मांगा इन दोनों का, तो सरकार ने बोला वैट तो तुमने मुझे पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को, तुम इसका इनपुट ले लो। लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करके आए हो, इसका क्रेडिट मैं नहीं दूंगा। जो चीज स्टेट गवर्नमेंट को मिली ही नहीं उसका क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगी? तो जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होते थे उसका क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती थी, जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को पे होते थे उसका क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती थी, क्योंकि अलग अलग टैक्सेस थे। अब सेंट्रल भी जीएसटी लगा रहा है, स्टेट भी जीएसटी लगा रहा है, तो एक ही टैक्स लग रहा है पूरे परचेज पे और एक ही टैक्स लग रहा है पूरी सेल्स पे, तो ये सेट ऑफ अब अलाउड है।
तो डेफिशिएंसीज क्या थी पुराने सिस्टम में, ये क्वेश्चन आएगा, तो भी आपको इन्हीं में से पॉइंट छाट के लिखने हैं। तो पहले क्या था, एक ही टैक्स पे डबल टैक्स लग रहा, एक ट्रांजेक्शन पे डबल टैक्स लग रहा था। फिर दो कास्केडिंग ऑफ टैक्स, तो टैक्स पे टैक्स हो गया। दूसरा, एक ट्रांजेक्शन पे दोनों टैक्स लग रहे थे। ये भी दोनों पॉइंट है एक दूसरे के भाई बहन ही, लेकिन दोनों को आपको अलग अलग लिखना है ताकि पॉइंट्स बढ़े अपने। ठीक है। तो तीसरा अपन को ये पॉइंट लिखना है कि जो टैक्स लग रहा था हमारे ऊपर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही थी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही थी, अलग अलग तरह का टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस का इनपुट नहीं देती थी, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का इनपुट नहीं देती थी, जिससे चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे। अब मैं एक डीलर हूं, मैं सिर्फ सामान खरीद के बेच रहा हूँ, तो मुझे कौन सा टैक्स लगता था पहले, जीएसटी के पहले कौन सा टैक्स लगता था, वैट, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ सामान, सेल कर रहा हूँ, तो क्या लगेगा, वैट। अब दूसरा, मैं किसी से शॉप रेंट पे ले रहा हूँ, तो शॉप उसने मुझे रेंट पे दी, तो उसने मुझे सर्विसेज दी, तो वो मुझे कौन सा टैक्स लगा के देगा, सर्विस टैक्स। जीएसटी आने के पहले कौन सा टैक्स लगा के देगा, सर्विस टैक्स। अब जो सर्विस टैक्स मैंने पे किया, क्या स्टेट गवर्नमेंट उसका इनपुट मुझे देगी क्या, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है वैट। तो क्या जब मैं आउटपुट पे अपना वैट पे करूंगा, तो क्या सर्विस टैक्स का मुझे इनपुट मिलेगा क्या। मैं मोबाइल की दुकान चलाता हूँ, मैंने मोबाइल बेचा, तो मैंने क्या लगा के दिया, वैट। मोबाइल खरीदा भी होगा मैंने, तब क्या पे किया, वैट। लेकिन मैंने दुकान भी किराए पे ली है, जिसको मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, उस पे मैंने क्या चुकाया है, सर्विस टैक्स। तो मुझे जो वैट मैंने पे किया उसका तो इनपुट मिल जाता था, बट इस सर्विस टैक्स का इनपुट नहीं मिलता था, तो मुझे नुकसान हो जाता था। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद, जब मैं मोबाइल खरीद के लाऊंगा तो क्या पे करके आऊंगा, जीएसटी। जब मैं दुकान किराए पे लूंगा तो क्या पे करूंगा, जीएसटी। और जब मोबाइल बेचूंगा तो भी क्या लगाऊंगा, जीएसटी। तो जीएसटी का इनपुट जीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ हो जाएगा। हर जगह जीएसटी लग रहा है ना सारे ट्रांजेक्शन्स पे। तो इस तरह से अब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया है वो सीमलेस हो गया एक तो, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस का भी बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट से मैं ले सकता हूँ, और वाइस वर्सा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जीएसटी हैज लेड टू GST has led to reduction reduction in number of taxes, reduction in number of taxes, and also reduction in compliances. Reduction in compliances. तो पहले 10-12 तरह के टैक्स अगर थे, वैट था, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, हर किसी को अलग अलग चालान भरो, हर किसी की अलग अलग रिटर्न भरो, हर किसी का अलग अलग असेसमेंट कराओ, तो कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया था बहुत ज्यादा। तो वो उसमें भी मुझे कमी मिल गई है, अब वो जीएसटी आने से वो खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लिखना, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन। GST is a consumption based taxation or destination based taxation. ये लिखा GST is consumption based taxation or destination based taxation, thereby meaning thereby meaning
revenue will accrue to the state, revenue will accrue to the state where goods or services are consumed. Revenue will accrue to the state where revenue will accrue to the state revenue will accrue to the state where goods or services are consumed. ठीक है, सपोज एक स्टेट है कर्नाटका, ठीक है, वहां पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बट वो गुड्स कंज्यूम होते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे नहीं होती उन प्रोडक्ट्स की, तो मध्य प्रदेश क्या हो गया, एक तरह से कंजम्पशन स्टेट, और कर्नाटका क्या हो गया, ओरिजिन स्टेट, मतलब जहां पे प्रोडक्शन स्टेट हो गया। तो पहले क्या होता था कि जो सीएसटी लगता था, सीएसटी कब लगता था, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स जाते थे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी। तो वो ओरिजिन बेस्ड था, जिस स्टेट में गुड्स का उत्पादन ज्यादा है उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा, बट अल्टीमेटली बर्डन कौन बियर करता है टैक्स का, फाइनल कंज्यूमर, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो टैक्स किसके पास जाना चाहिए, मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ दिक्कत थी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा था और कर्नाटक का रेवेन्यू बढ़ रहा था। तो जीएसटी आने के बाद ये जो अनोमलीज थी ये खत्म हो गई। अब जिस स्टेट में कंजम्पशन ज्यादा है उस स्टेट का रेवेन्यू ज्यादा हो। मध्य प्रदेश में अगर कंज्यूम हो रहे हैं ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा, ना कि कर्नाटका गवर्नमेंट को। तो वहाँ कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे हाँ, जहां पे कंज्यूम हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज उसी गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और एक दो पॉइंट और लिख लो। नेक्स्ट, रेट, वैट रेट, वीएटी, वैट रेट on same product was different in different states. VAT rate for same product was different in different states. GST has led to one nation, one tax, one market. Market, one tax, one nation, one tax, one market. ठीक है, तो पहले क्या होता था, सपोज मुझे टीवी खरीदना है, दिल्ली में टीवी में वैट लगता था 12%, सपोज मध्य प्रदेश में लगता है 15%, महाराष्ट्र में लगता था 14%। तो जहां पे कम था वहां पे सेल ज्यादा होगी, तो सब लोग दिल्ली जाके टीवी लेके आते थे, मध्य प्रदेश में कोई टीवी खरीदता ही नहीं था। समझ रहे, जो ला सकता है वो बाहर से लेके आता था। तो इसके कारण क्या हो गया था, दिल्ली में टीवी ज्यादा बिकने लगी। दूसरा, सपोज दूसरा आइटम जैसे शुगर, शुगर पे मध्य प्रदेश में 5% वैट लगता था, 4% महाराष्ट्र में लगता था वैट। तो सब लोग महाराष्ट्र से शुगर लेने लगे। तो ऐसे कमोडिटी वाइज अलग अलग मार्केट बन गए अलग अलग स्टेट्स में, जस्ट बिकॉज वहां का वैट रेट कम था। तो इससे क्या हो गया, बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलने लगा लोगों को और बहुत नुकसान होने लगा दूसरे स्टेट वालों को। तो अब क्या हो गया है, अब एक नेशन एक मार्केट बन गया है। हर जगह कहीं पे भी इंडिया में चले जाओगे टेलीविजन का रेट सेम मिलेगा आपको, जीएसटी का रेट सेम मिलेगा। अब वो पर्सन टू पर्सन प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होती रहती है, हो सकता है उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है, वो ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन जीएसटी का रेट तो सेम रहेगा। टैक्स का रेट की वजह से आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक टीवी आपको एक ही जीएसटी रेट पे मिलेगी, मोबाइल एक ही जीएसटी रेट पे मिलेगा।
शुगर एक ही जीएसटी रेट पे मिलेगी। उससे क्या हो गया, इससे ये डिफरेंसेस खत्म हो गए। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछा जाएगा कि पुराने टैक्स रिजीम में क्या क्या खामियां थी। व्हाट वर द डेफिशिएंसीज इन ओल्ड टैक्स रिजीम, व्हाट वर द डेफिशिएंसीज इन प्री जीएसटी रिजीम, व्हाट वर द बॉटलनेक्स, ठीक है, व्हाट वर द लिमिटेशंस। तो आपको इन्हीं पॉइंट्स में से छाट के पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, आपको लिखना है कास्केडिंग ऑफ टैक्स था, सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था, सेंट्रल वाले टैक्सेस का स्टेट वाले इनपुट नहीं देते थे, स्टेट वालों का सेंटर वाले नहीं देते थे, गुड्स वाले सर्विसेज का इनपुट नहीं देते थे, सर्विसेज वाले गुड्स का इनपुट नहीं देते थे। बहुत सारे टैक्सेस थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, इतने सारे टैक्सेस का कंप्लायंस बर्डन था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स रेट्स थे, जिसके कारण मार्केट्स अलग अलग डेवलप हो गए थे। ठीक है, तो यही पॉइंट्स लिखने हैं आपको इनमें से। फिर जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, तो यही पॉइंट फिर लिखोगे। कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए जीएसटी का अवतार होना जरूरी था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस खत्म करने के लिए जीएसटी का आना जरूरी था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बनाने के लिए जीएसटी का आना जरूरी था, सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लाने के लिए जीएसटी का आना जरूरी था। पॉइंट घुमा फिर आके लिख रहे हो। ठीक है, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन से कंजप्शन बेस्ड टैक्सेशन पे आने के लिए जीएसटी का लाना जरूरी था। समझ रहे हो। फिर आपसे पूछा जाएगा जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है, यही जीएसटी के बेनिफिट्स है। कास्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो गया है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस खत्म हो गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया है, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है। ये जीएसटी के बेनिफिट्स हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आप याद कर लोगे तो मिनिमम आपको 3-4 क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं पॉइंट से बना लोगे आप। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, ये पॉइंटर्स हैं, आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। कोई भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेसिक वाला, जिसमें डेफिशिएंसीज इन ओल्ड टैक्स रिजीम, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी, ये सब पूछा जाता है, तो इसी में से आप पॉइंट्स पिक करके लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये वाले पेपर में एमसीक्यू तो 30 मार्क का रहता ही है पूरे पेपर में, मतलब 50-50 आई थिंक 60 और 40 है ना, 40 मार्क का जीएसटी है, 50-50 है, तो 50-50 है, तो 15 मार्क के आई थिंक एमसीक्यू आएंगे इसमें। 30 मार्क के टोटल एमसीक्यू होते हैं ना। और बाकी में क्या होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको आगे कैलकुलेशन करना है, कितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कितना पे करना है उसको। और थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये बताया मैं, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी, ये वो। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएंगे या सिर्फ प्रैक्टिकल, दोनों का मिक्स रहेगा। शुरू वाले चैप्टर्स में थ्योरी ज्यादा है, क्योंकि पहले बेस बनेगा, फिर बेस बनने के बाद ही आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ सकते हो। ठीक है, तो अभी ये 2-3 चैप्टर जो करेंगे अपन, वो ज्यादातर थ्योरी ओरिएंटेड रहेंगे। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब इंडिया में जब जीएसटी आ रहा था तो मॉडल्स की स्टडी की गई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या मॉडल्स प्रेवलेंट है, इंडिया में क्या चल पाएगा। तो मैंने बताया था इंडिया में डुअल जीएसटी का मॉडल है, सेंटर भी टैक्स लगाता है, स्टेट भी टैक्स लगाता है। ऐसा क्यों सिंगल जीएसटी क्यों नहीं हो पाया, सिंगल जीएसटी क्यों नहीं हो पाया इंडिया में। हाँ, तो क्योंकि स्टेट्स वाले सेंटर के अंदर काम करने लग जाएंगे, फिर उनके प्रेशर में उनसे भीख मांगेंगे हर बार, पैसे दे दो पैसे दे दो। ठीक है, तो उनको हमको ऐसे, स्टेट्स का अलग राइट्स है, अलग ड्यूटीज है, सेंटर के अलग राइट्स है, तो उनको कहीं पे भी हमको एक दूसरे के अंडरवेंट नहीं करना था, तो हमने डुअल जीएसटी लेके आए। स्टेट अलग टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर अलग टैक्स कलेक्ट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड डुअल जीएसटी मॉडल। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री में और डुअल जीएसटी मॉडल है, तो कनाडा आपको लिखना है, ब्राजील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी है आई थिंक, बट चेक कर लेना, ऑस्ट्रेलिया भी है, कहीं लिखा है ऊपर, वो आप रीड कर लेना। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये मैंने कल बताया था, कितने तरह के टैक्सेस हैं। है सब जीएसटी, सेंटर और स्टेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स बनाए गए हैं। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं,
इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं क्या? कौन सा स्टेट बना? तेलंगाना। 28 हो गए। हाँ कुछ ऐसे ही है ना। तो बेसिकली 28 स्टेट्स हैं अभी। 29 थे, जम्मू कश्मीर अब जब 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया है, तो अभी कितने हैं आज की डेट में? 28 स्टेट्स। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? कौन सी बढ़ गई? और लद्दाख? कितनी यूनियन टेरिटरीज है? हाँ 8। क्यों? कैसे मतलब 8? सही है 8, लेकिन हाँ पढ़ा 8 है। ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 7 थी पहले, 2 बढ़ गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 2 को मर्ज कर दिया तो 8 हो गए। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। तो जब एक स्टेट विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, तो ये लिख लेना नेक्स्ट इसमें, विद इन द सेम स्टेट अगर ट्रांजेक्शन होगा, विद इन द सेम स्टेट अगर ट्रांजेक्शन होगा, जबलपुर टू भोपाल, जबलपुर टू भोपाल, सेम स्टेट में आते हैं दोनों, विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, तो टैक्स कौन सा लगेगा? CGST और SGST। विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी अगर ट्रांसफर होगा, करेक्ट, CGST प्लस UTGST, क्योंकि वहां स्टेट नहीं है तो SGST नहीं लगता, तो क्या लगेगा? UTGST। सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो 2 टैक्स लगेंगे, इतना है समझ लो। स्टेट है तो CGST SGST, यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UGST। UGST या UTGST एक ही चीज है। ठीक है। CGST तो लगेगा ही लगेगा, साथ में स्टेट है तो SGST, यूनियन टेरिटरी है तो UGST। ठीक है। अगर आउटसाइड द स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, मतलब इसके एग्जांपल लिख रहा हूं, जबलपुर टू आगरा, आगरा दूसरे स्टेट में, कौन से स्टेट में? दिल्ली के पास है ना। आगरा कहाँ है? दिल्ली के पास। हाँ। हाँ? स्टेट पूछ रहा हूँ, कोई दिल्ली के पास है क्यों? अच्छा, वो पाकिस्तान के पास है, नहीं बोल दिया। तो जबलपुर टू आगरा, ठीक है। फिर दूसरा, दमन से लेकर लद्दाख, फिर दमन से लेकर अहमदाबाद, और दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जबलपुर से पौंडीचेरी। ठीक है। मतलब यहाँ स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी टू स्टेट, स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। ठीक है। मतलब एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप बाहर भेज दिए अगर गुड्स, तो इन सारे ही ट्रांजैक्शन पे क्या लगेगा? IGST। इन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पे क्या लगेगा? IGST। नहीं, IGST सिर्फ लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा, IGST। सपोज अगर रेट है 18%, कोई गुड्स है, मोबाइल है, मोबाइल पे रेट है 18%, तो CGST SGST आधा आधा लगेगा, 9% प्लस 9%। ये भी कितना लगेगा? 9% और 9%, और IGST कितना लगेगा? पूरा 18%। तो हर केस में GST तो 18% लग रहा है, बट विद इन द सेम स्टेट में ये 9 में ब्रेक हो रहा है, और आउटसाइड द स्टेट में एक ही बार में पूरा 18 लगा रहे हैं। समझ रहे हो?
तो जीएसटी का रेट तो 18 है, बट सीजीएसटी का रेट पूछा जाएगा आपसे तो क्या है, 9। एसजीएसटी का रेट तो 9, यूजीएसटी का रेट पूछा जाएगा तो 9, और आईजीएसटी का पूछा जाएगा तो 10। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने ये टेबल बनाई है, क्योंकि ये हमको आगे हर जगह काम आएंगी। आपको हर जगह ये देखना है कि विद इन द सेम स्टेट हो रहा है कि आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। विद इन द सेम ट्रांजेक्शन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी हो रहा है तो सीजीएसटी और यूजीएसटी लगाना है। आउटसाइड द स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो रहा है तो आईजीएसटी लगाना है। क्लियर है? भाई ये आपको ऐसा हमेशा जैसे सीरियस करता है तो आधा लगता है। हाँ, आ जाओ। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसका टेक्निकल टर्म है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसको बोलते हैं इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई। ठीक है, इंट्रा स्टेट भी बोल देते हैं उसको, और इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर मतलब दो लोगों के बीच में, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो दो स्कूलों के बीच में, दो कॉलेजों के बीच में, इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। ये यहाँ पे चार्ट में बताया है, यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी होगा सीजीएसटी और यूजीएसटी, सेम स्टेट में होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो आईजीएसटी, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में होगा आईजीएसटी, एक यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट में होगा आईजीएसटी, यूनियन टेरिटरी से फॉरेन टेरिटरी में होगा, फॉरेन टेरिटरी मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, बाहर भेज रहे हो या बाहर से मंगवा रहे हो तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तो हमने बात की, सिंगल लेजिस्लेशन एक है सीजीएसटी एक्ट 2017। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है ध्यान देना, कितनी है गिन लेना, और ये याद रखना है। ठीक है, याद ना हो रहा हो तो एक चार्ट में लिख के दीवार में टांग देना, उसको सुबह शाम देखना है। ठीक है, ये याद रखनी है नाम। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दो हुए। ठीक है, लद्दाख, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, ये एक हो गई है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों मिला के एक कर दिया है। ठीक है, कितने हो गए, चार। पहला अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक हो गई है। चंडीगढ़ कितनी हो गई, पांच। ये पांच यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनका खुद का कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। मतलब यूनियन टेरिटरी दो तरह की होती है, एक यूनियन टेरिटरी जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की, लेकिन दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी वहां सरकार है, मतलब वो एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है विद स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये पांच यूनियन टेरिटरीज अभी जो पढ़ी उनमें स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, और तीन यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। पौंडीचेरी को नाम चेंज करके क्या कर दिया है, पुडुचेरी। टोटल कितनी हो गई, आठ। आठ में से पांच ऐसी जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, जिसका माए बाप कौन है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। तीन ऐसी है जिसका स्टेट लेजिस्लेचर भी है, उनके पास बहुत कम पावर है लेकिन है। अरविंद केजरीवाल बोलते थे ना, एलजी अप्रूव नहीं कर रहा फाइल, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका, तो वो इसलिए क्योंकि उसके पास पावर ही कम है। पुलिस किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो भी डिसीजन होने ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने हैं। ठीक है, तो तीन ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। टोटल आठ यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार,
लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक हो गए, चंडीगढ़। ये 5 हो गए जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। 3 ऐसी है जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। 8 हो गई यूनियन टेरिटरी। याद रहेगा अब 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां की अलग सरकार है, मतलब उनके पास पावर कम है लेकिन सरकार है वहां पे। वहां पे भी एक विधानसभा टाइप की एक बिल्डिंग है ना, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, विद देयर ओन लेजिस्लेचर्स, लिखा है ना, विद देयर ओन लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो इनका अलग जीएसटी कानून है। लद्दाख क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है क्योंकि उनका एक स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इन्होंने एक कानून पारित किया जो कि एसजीएसटी है। यूजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून हो गया, तो इसलिए दिल्ली में क्या लगाया जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पुडुचेरी में क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जम्मू कश्मीर में क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन अंडमान एंड निकोबार में क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड यूजीएसटी। समझ में आया? तो फॉर ऑल पर्पसेस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर हमारे लिए क्या है, स्टेट। जीएसटी के पर्पस से क्या है, वो तीनों स्टेट। ठीक है, क्लियर है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, फिर ये सब चीजें हम जैसे जैसे ये आता जाएगा चैप्टर, मतलब चैप्टर में ये इसका जिक्र होगा तो अपन ये डिस्कस कर लेंगे। एक बार बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये जितनी भी चीजें लिखी हैं इनका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल में। ये क्योंकि आगे हमारे आएंगी चीजें, तो इसलिए अभी मैंने डिटेल में बताया तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे हमने उसको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं किस पे क्या टैक्स लगना है उसके लिए मुझे क्लासिफाई करना जरूरी है। तो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया जो कि अभी नहीं, पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जमाने से चला आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एचएसएन, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब किसी को भी नाम देना, तो हार्मोनाइज्ड मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यही सिस्टम चल रहा है, तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो उसके तहत हर प्रोडक्ट को कोड दिया गया है। ठीक है, जैसे फर्नीचर से बना कोई भी आइटम, लकड़ी से बना कोई भी आइटम, 02 कोड दिया। 02 से जो भी कोड आ रहे हैं सपोज एग्जांपल के लिए, वो सब किसके हैं, लकड़ी से बना आइटम। ठीक है, उसमें मैंने लकड़ी से बना फर्नीचर जो है उसको 0201, तो पहले 02 बता रहा है कि ये लकड़ी से बने हैं, 01 बता रहा है कि ये फर्नीचर है। फिर फर्नीचर में भी टेबल, लकड़ी से बना फर्नीचर जो कि टेबल है, तो 020102 या 03 दे दिया टेबल को, 05 दे दिया, तो 020105 क्या बता रहा है, लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर है जो कि टेबल है। टेबल में भी ऑफिस टेबल अलग, डाइनिंग टेबल अलग, तो ऑफिस टेबल को 01 दे दिया, तो 02010501। समझ रहे हो? तो ऐसा 8 डिजिट का कोड होता है, 8 डिजिट का। टोटल कितने डिजिट होते हैं, 8। तो 8 डिजिट में से अब पहले लोगों को बोला कि आप 2 डिजिट तक यूज करो, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, फिर बोला 4 डिजिट यूज करो, तो कुछ लोग 4 डिजिट यूज करते हैं, कुछ 6 डिजिट और कुछ 8 डिजिट। ठीक है, तो वो बताया गया है किसको 4 डिजिट यूज करना है, वो हम पढ़ेंगे जब इनवॉइसिंग पढ़ेंगे। तो अभी बस ये समझ लो कि जितने भी गुड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सबको एक नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाला गया है, जिसका पहला 2 जो नंबर है वो चैप्टर बताते हैं, फिर उसके बाद के 2 हेडिंग बताते हैं, फिर सब हेडिंग बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे 8 है टोटल नंबर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एचएसएन, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। से फुल फॉर्म याद रखना है अभी, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ऐसे ही सर्विसेज के लिए भी बनाना पड़ा उनको,
क्योंकि तभी तो रेट बता पाएंगे ना कि भाई इस सर्विस का ये रेट है। तो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं? HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और सर्विसेज के लिए क्या यूज करते हैं? SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ठीक है, दोनों को मिला के जनरली HSN बोल देते हैं। गुड्स और सर्विसेज का HSN क्या है बोलचाल की भाषा में, बट गुड्स के लिए क्या है? HSN, और सर्विसेज के लिए क्या है? SAC। ये भी नंबर ही है, 6 डिजिट का नंबर है जो बताता है क्या सर्विसेज है। ठीक है, ये कंपोजिशन स्कीम एक चैप्टर सेक्शन 10 जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे क्या स्कीम है। रजिस्ट्रेशन ये सेक्शन 22, 23, 24 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको नहीं कराना है। ये लिमिट्स क्या है स्टेट वाइज, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। ठीक है, ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा अलग से क्यों लिखा है, ये अलग से क्यों लिखे हैं, ये सब हम रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जेम्पशंस, कुछ चीजों में गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया इन पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो वो एग्जेम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। गुड्स के एग्जेम्पशन हमारे कोर्स में नहीं है, सर्विसेज के एग्जेम्पशन है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। गुड्स के एग्जेम्पशन दिया होगा इसमें बुक में कुछ कुछ, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है? सर्विसेज के एग्जेम्पशन। ठीक है, एग्जेम्पशन मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगना। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो मैंने आपको लिखवाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट सीमलेस है, कंटिन्यूअस है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसमें। तो वही चीज ये लिखी है। ये हम जब जीएसटी पेमेंट पढ़ेंगे तो कैसे CGST को, UGST, SGST, IGST को यूज करना है वो लिखा है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST, SGST लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई में IGST लगेगा, तो उसका एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इनने यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए लिख दिया है। GST कॉमन पोर्टल, अब डिजिटल जमाना है तो जो भी कंप्लायंसेस हैं वो सब ऑनलाइन करने हैं। तो अलग अलग पोर्टल नहीं बना सकते थे कि भाई सेंटर का अलग पोर्टल, स्टेट का अलग पोर्टल, यूनियन टेरिटरी का अलग पोर्टल, MP का अलग पोर्टल, छत्तीसगढ़ का अलग पोर्टल, कैसे डाटा सब मर्ज करते। तो एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया जिसका URL है gst.gov.in। URL मतलब वेबसाइट का एड्रेस। URL कोई भी वेबसाइट का URL होता है वो, मतलब ये जो वेबसाइट का एड्रेस होता है ना उसको URL बोलते हैं। आई थिंक यूनिक रिसोर्स लोकेटर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है? www.gst.gov.in। ये इसको बोलते हैं हम कॉमन पोर्टल, GST कॉमन पोर्टल। जब भी ये वर्ड आएगा तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, gst.gov.in। अब ये पोर्टल बनाने के लिए भी एक कंपनी बनानी थी जो मैनेज करेगी पोर्टल। तो एक कंपनी बनाएगी जिसका नाम था GST नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अब बोलोगे इसमें लिमिटेड नहीं लगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा, तो हम कैसे मान लें कंपनी है? तो दिस इज अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? नॉन प्रॉफिट के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, टैक्स नेटवर्क एक्चुअली है, GSTN। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। GSTIN अलग है, GSTN अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना और ना एग्जामिनर को कंफ्यूज करना। GSTIN मतलब GST का रजिस्ट्रेशन नंबर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। और GSTN मतलब GST नेटवर्क, जो एक सेक्शन 8 कंपनी है जो GST पोर्टल को मैनेज करती है। ठीक है, एक सिंगल पोर्टल है। ईबे बिल क्या होता है उसका पोर्टल अलग है, वो अपन समझेंगे। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अलग है। GSP ASP क्या है? तो GST सुविधा प्रोवाइडर्स और ASP एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर्स। तो ये लोगों की मदद करने के लिए, कंपनियों की मदद करने के लिए लगे हैं कि GST की रिटर्न भरने में आपको सहायता चाहिए, तो हम बैठे हैं। तो उसके लिए कौन है? GSPs और ASPs।
जैसे इनकम टैक्स में होता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, टीआरपी, ठीक है, वैसे ही जीएसटी में क्या है, जीएसपी और एएसपी। ये सिर्फ फुल फॉर्म याद रखते जा रहे हैं इनके। जीएसपी का मतलब है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, और एएसपी का मतलब है एप्लीकेशन सुविधा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, लिखा हुआ है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। कंपनसेशन सेस की मैंने बात की थी कि स्टेट तैयार नहीं थे जीएसटी के लिए, तो उनको लॉलीपॉप दी कि भाई आपको जो भी लॉस होगा वो हम आपका कंपनसेट करेंगे। तो वो कैसे कंपनसेट करेंगे, तो एक नया टैक्स लगा दिया जिसको बोला गया कंपनसेशन सेस। सेस का मतलब क्या होता है, ये बता सेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस? अलग अलग वर्ड्स हैं तो मतलब भी अलग होंगे। जब भी वर्ड सेस आता है उसका मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है, उसका यूज उस पर्पस के अलावा और किसी पर्पस में नहीं हो सकता। हेल्थ एंड एजुकेशन से सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के लिए होगा और किसी में नहीं कर सकते हो आप उसका यूज। इनकम टैक्स, टैक्स असेस नहीं, कहीं भी यूज करो, रोड बनाने में, लोगों को खरीदने में, ठीक है, तो कहीं भी यूज कर सकते हो आप। लेकिन सेस जब लगा दिया तो देन पर्पस उसका डिफाइन हो गया कि आप सिर्फ कंपनसेशन, सेस मतलब स्टेट्स को कंपनसेशन देने के लिए ही यूज कर सकते हो, बाकी और कहीं यूज नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो सेस वर्ड मींस कि ये एक पर्टिकुलर पर्पस डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये अंतर है टैक्स और सेस में, ठीक है। नॉर्मली इनकम टैक्स में जब सेस पढ़ते हैं तो इट इज टैक्स ऑन टैक्स, इनकम टैक्स पे टैक्स लगता है जिसको सेस बोलते हैं। यहाँ पे कंपनसेशन सेस टैक्स पे टैक्स नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगता है। आप कार लेने जाओगे एसयूवी, 28% जीएसटी लगेगा, 50 लाख की कार है, 28% जीएसटी, 15% सेस, तो दैट इज 15% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, नॉट 15% ऑफ जीएसटी। तो टोटल टैक्स आप कितना दे के आ रहे हो, 28 प्लस 15, 43%। समझ रहे हो? तो this compensation cess is not tax on tax, this is a tax in itself, but cess है मतलब एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। 28% जीएसटी है और 15% सेस। चार रेट है जीएसटी के, 5, 12, 18, 28 मेनली, और भी रेट्स है लेकिन मेन चार रेट्स है। तो कार पे 28 लगता है और 15% सेस भी लगता है, तो 28 प्लस 15 कितना हो गया, 43, ठीक है। फिर कुछ कुछ चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, जिसमें आता है अल्कोहलिक लिकर, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस। क्यों नहीं लगता, तो मैंने बताया था स्टेट्स तैयार नहीं थे इसका रेवेन्यू छोड़ने के लिए, तो आपको सहमति बनाने के लिए बोला गया कि इसको हम जीएसटी के दायरे से बाहर रखेंगे, इसका रेवेन्यू आप ही रखो। वैट, वैट लगाते हैं, ये भी एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, वैट लगाते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा रही है। टोबैको, टोबैको ऐसी चीज है बस जो, जिसमें दोनों टैक्सेस लग रहे हैं, पुराने टैक्सेस भी और नए टैक्सेस भी, ठीक है। टोबैको मतलब, हाँ, सिगरेट भी टोबैको में ही आता है, ठीक है। तो ये सब, इसमें दोनों टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इकलौता ऐसा चीज है, ठीक है। और ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, इन पे जीएसटी भी लगता है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, ठीक है। ये, हाँ, मतलब ड्रग्स वगैरह जितने भी चीजें हैं, ड्रग्स दवाई नहीं है यहाँ पे, नार्कोटिक ड्रग्स है, ठीक है। दवाई पे तो सिर्फ जीएसटी लग रहा है, ये गांजा, अफीम, ये सब है ना, उन पे दोनों लग रहा है, जीएसटी लग रहा है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी, ठीक है। क्या इलीगल है? इलीगल मतलब अनऑथराइज्ड बेचना इलीगल है ना, ऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्टेड यूज है ना। ऑथराइज्ड कुछ होगा उसमें, मेडिसिनल पर्पस में या कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा है, ये लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट याद रखनी है,
टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। सब्स्यूम्ड मतलब कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी आने के बाद खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो कुछ सेंट्रल के टैक्सेस खत्म हुए हैं और कुछ स्टेट के टैक्सेस खत्म हुए हैं। सेंटर के कौन कौन से टैक्सेस खत्म हुए हैं? तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी? ये मैन्युफैक्चरिंग पे। तो बाजू में लिखते जाओ इसके मैन्युफैक्चरिंग। पेज नंबर है 1.25। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी? मैन्युफैक्चरिंग। अब आप बोलोगे अभी तो बताया कि पेट्रोल और इसमें नहीं खत्म हुई है, तो जनरली खत्म हो गई है, एक्सेप्शनली एक दो आइटम पे लग रही है, ठीक है, इसलिए उसको लिखा है खत्म हो गई है, ठीक है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, तो इस पे लिख दो मैन्युफैक्चरिंग ब्रैकेट में, ठीक है, मैन्युफैक्चर पे लगती थी। सर्विस टैक्स नाम से समझ में आ रहा है किस पे लगता था? सर्विसेज पे। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955, ये कुछ प्रोडक्ट्स पे स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो भी खत्म हो गई है। सीबीडी, सीबीडी क्या लगता था? तो इसको बाजू में लिख दो इंपोर्ट। इसका फुल फॉर्म है काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल सीबीडी, या इसको एसएडी भी बोलते थे। सीबीडी का फुल फॉर्म है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, COUNTER काउंटर, VEILING वेलिंग ड्यूटी। ये ना फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में। अंडर सेक्शन 3(1) और 3(5) दो सेक्शन में लगती थी। ये क्या होता था, इसका बैकग्राउंड समझ लो। अगर किसी इंसान ने इंडिया में प्रोडक्शन कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर दी, तो आप क्या वसूलते थे उससे? एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी के पहले थे एक्साइज ड्यूटी। इंडिया में उसने सामान बेच दिया सेम स्टेट में, तो क्या वसूलते थे? वैट। ठीक है। अब कोई चाइना से माल ले आया और इंडिया में बेच रहा है, क्या उसको एक्साइज ड्यूटी लगी? क्यों नहीं लगी? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया इंडिया में। क्या उसको वैट लगा? वैट क्योंकि उसने सेल नहीं की, सेल तो वहां से लाके कर रहा है वो, मतलब मैन्युफैक्चर से खरीदता तो वैट पे करता। अब क्योंकि चाइना से खरीद लिया तो वैट पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि चाइना से इंडिया में वैट नहीं लगता है, तो ना उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ी ना उसको वैट पे करना पड़ा। तो ये जो इंडिया में बैठा था इंसान, इसने बोला ये तो बहुत नाइंसाफी है मेरे साथ, मैं इन इंडिया कर रहा हूँ, मैं इंडिया की देश का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ, मैं इंडिया के इकोनॉमी में ग्रोथ में बन रहा हूँ, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे से आप एक्साइज ड्यूटी भी ले रहे हो और मेरे से आप वैट भी ले रहे हो, और वो चाइना वाला जो इंसान है उससे आप दोनों चीज नहीं ले रहे। तो एक्साइज ड्यूटी एक्ट और जो अपना वैट एक्ट था, उसमें इतना पावर नहीं था कि वो चाइना से आ रहे माल पे अपना प्रकोप ला सके, मतलब अपना टैक्स लगा सके। तो उसके लिए एक नया जो कस्टम ड्यूटी था, उसमें दो चीजें और लगाई गई। सीबीडी लगाया गया, इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हम उससे वसूलेंगे, उसका नाम क्या दे दिया? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सीबीडी इज नथिंग बट एक्साइज ड्यूटी, जो कि हम इंपोर्टर से वसूलते हैं। और ऐसे ही स्पेशल सीबीडी क्या होगा फिर? अगर सीबीडी एक्साइज ड्यूटी है तो स्पेशल सीबीडी क्या होगा? वैट। जो हम इंडिया से, अगर इंडिया में ट्रांजेक्शन होता तो जो वैट लेते, वो हम उससे लेंगे किस फॉर्म में? स्पेशल सीबीडी। तो अब जीएसटी आने के बाद ये सब खत्म हो गया, क्योंकि अब एक ही टैक्स लगता है विच इज आईजीएसटी, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स हमको पता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसमें लिख दो इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल। हाँ, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था इंटर स्टेट सेल पे, जो अब खत्म हो गया है। तो मैं सिर्फ चार्जिंग पॉइंट लिखवा रहा हूँ बाजू में, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा टैक्स कब लगता था। हाँ हाँ, क्योंकि अब आईजीएसटी आ गया ना, तो उस पर पूरे आईजीएसटी लग जाता है। एक्साइज ड्यूटी खत्म हुआ तो ये भी खत्म हो गया। एक्साइज ड्यूटी का ही बहरूपिया था ये सीबीडी, और वैट का बहरूपिया था स्पेशल सीबीडी। कस्टम ड्यूटी तो लगता है, वो अलग है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि इंपोर्ट कर रहे हो आप तो एक टैक्स लगा दिया, लेकिन ये टैक्स तो इंडिया में बनाने वाले गुड्स पे था ना, तो वो उससे और वसूलते थे, ताकि इंपोर्ट डिस्करेज हो और डोमेस्टिक यूज गुड्स का यूज बढ़े, है ना। नेक्स्ट, इन सब पे लगने वाले सारे सरचार्ज और सेस वो भी खत्म हो गए। जब टैक्स ही खत्म हो गया तो सेस भी खत्म हो जाएगा।
ये लिखा है। स्टेट टैक्सेस में कौन कौन से खत्म हुए, तो सरचार्ज और सेस खत्म हुए जो टैक्सेस में लगते थे, ये लास्ट पॉइंट लिखना हमेशा, सरचार्ज और सेस वाला, ठीक है, जो इनने पहले लिख दिया। इंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया, लेकिन लोकल बॉडीज मतलब यूएलबी, पंचायत जो थे, उनको अभी भी पावर दिया है कि भैया आप लगा सकते हो इंटरटेनमेंट टैक्स, आप पे हम रोक नहीं लगा रहे, आप इंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी लगा सकती है इंटरटेनमेंट टैक्स अगर चाहे तो, ठीक है, बाकी सबके लिए हटा दिया, ठीक है। टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ये भी हटा दिया है। एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स हटा दिया, वैट सेल्स टैक्स हटा दिया, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसमें नाम से समझ में आ रहा है, इंटरटेनमेंट टैक्स मूवीज पे लगता था, एंटरटेनमेंट जहाँ हो रहा है, मेला वेला है उस पे लगता था। लॉट थिएटर में लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग कर रहे हो तो उस पे टैक्स। अब लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग भी बोलोगे इलीगल है, तो कुछ स्टेट्स में लीगल है, गोवा में लीगल है, तो वहां लगता था, ठीक है। एंट्री टैक्स, हाँ, तो एंट्री टैक्स किस पे लगता था, जब एक स्टेट किसी भी टेरिटरी में गुड्स एंटर होते थे, जबलपुर में एंटर हो रहे हैं, तो हम उस पे क्या लगाते थे, एंट्री टैक्स, तो वो हट गया। ऑक्ट्रॉय, चुंगी नाका। वैट सेल्स टैक्स ये भी हट गया है, ये कब लगता था, सेल ऑफ गुड्स पे, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। लग्जरी टैक्स होटल्स पे लगता था, एडवर्टाइजमेंट पे लगता था टैक्सेस, तो ये सब खत्म हो गए। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेट टैक्सेस सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। सबस्यूम्ड, सबस्यूम्ड मतलब खत्म हो गया, उसमें मिल गए हैं, उसके आने से उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, सबस्यूम्ड, ठीक है, ये वर्ड लिखा होगा। तो व्हाट आर द स्टेट टैक्सेस सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, तो राइट वाली लिस्ट लिखनी है। व्हाट आर द सेंट्रल टैक्सेस सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, तो लेफ्ट वाली लिस्ट लिखनी है। अगर इधर का उधर किया आपने तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेट टैक्सेस में सेंटर का नहीं लिख सकते, सेंटर वाले में स्टेट का नहीं लिख सकते, तो ध्यान से ये दोनों लिस्टें याद रखनी है। जीएसटी लगता है, बस अपन सिर्फ जीएसटी बोलेंगे। ये तो जीएसटी को ही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से हमने ब्रेक किया हुआ है, लेकिन टैक्स तो एक ही लग रहा है, जीएसटी। तो 12% है तो 12% ही लग रहा है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से 6% डायरेक्ट सेंटर को जाए और 6% डायरेक्ट स्टेट को जाए, इसलिए हमने ब्रेक किया हुआ है। कस्टम ड्यूटी लग रहा है, हाँ, बाकी की साइड टैक्स खत्म। क्या क्या जीएसटी के बाहर है, तो मैंने बता दिया, अल्कोहल, पेट्रोल ये बाहर है। इंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज लगा सकते हैं, टोबैको दोनों में है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर दे देना। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी तो मैंने आपको बता दिया, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक ही यूनिफाइड मार्केट बन गया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बूस्ट हो गया है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है। इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सर्टेनिटी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्योंकि अब कॉमन एक टैक्स हो गया है, तो सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी मतलब हमको पता है कि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। टैक्स कंप्लायंस इजी हो गया है, ऑटोमेट हो गया है। बेनिफिट्स इंडस्ट्री को क्या है, तो इंडस्ट्री को बहुत सारे टैक्सेस से राहत मिल गई है, कास्केडिंग से राहत मिल गई है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है। स्मॉल ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा हो गया है इसमें, ताकि क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गई है, कंपोजिशन स्कीम है, तो उसमें उनका कंप्लायंस का बर्डन कम हो गया है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, तो एक बार रीड कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, 10 बजे से, ठीक है, तो 10 तक है, 10:30 तक है? 10 बजे, हाँ, ठीक है, तो इतना पढ़ लेना, ठीक है, फिर अपन कॉन्स्टिट्यूशन को कल करेंगे। कस्टम ड्यूटी तो लगना, इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट में गवर्नमेंट को दो चीजें, एक तो रेगुलेट करना है क्या